हेलो बच्चों, मैं आ चुकी हूँ फिफ्थ चैप्टर पदार्थों का पृथक्करण। पृथक्करण मैं जैसे ही आप पहले की तरह 4 चैप्टर जो आपको पढ़ा चुकी हूँ साइंस में, वैसे ही फिफ्थ चैप्टर पदार्थों का पृथक्करण। देखिए सबसे पहले ना, जब भी हम कोई भी लेसन या चैप्टर पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमें सबसे पहले उसका हेडलाइन जो होता है उसको समझना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थ हम पहले ही 4 चैप्टरों में शुरू से पढ़ते हुए आए हैं। फोर्थ चैप्टर में कि पदार्थ क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, किन चीज़ों से कण कण से मिलके पदार्थ बनते हैं, वो हो गए पदार्थ। और पृथक्करण मतलब उनको अलग अलग तरीके से छांटना, बहुत तरीके से हो सकता है। हम पढ़ेंगे कि पृथक्करण कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। अब देखो, कह रहा है कि ऐसे बहुत से मिश्रण हैं जिसमें हम पदार्थों को पृथक करते हुए क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, जैसे चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालनित्र छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। जब आप चाय बनाते हैं, चाय पत्ती डालते हैं तो उसको छन्नी से क्या करते हैं, पृथक करते हैं। ठीक है, 5.1 में दिखा भी रहा है। सस्य कर्तन के समय अनाज को डंडियों से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही या मंथन किया जाता है। जैसे कि चित्र 5.2 हमें अध्याय 3 में सीखा है कि रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को औटते हैं। कदाचित आपने नमकीन दलिया अथवा पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और दूसरी टोकरी में आप अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख दोगे। क्या यह सही है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ। आपके पास क्या है, 2 चीज़ दे देती हूँ मैं, कोई भी। इन्होंने तो फ्रूट्स का एग्जाम्पल लिया है ना, मैं आपको देती हूँ चॉकलेट्स का एग्जाम्पल। चॉकलेट के एग्जाम्पल में देखा जाए तो मैं आपको डेयरी मिल्क दे रही हूँ और 5 स्टार दे रही हूँ। तो आपको पसंद है डेयरी मिल्क, दूसरे को पसंद है 5 स्टार, और मैंने दोनों मिक्स करके दिए हैं आपको। तो आप क्या करोगे, डेयरी मिल्क और 5 स्टार दोनों अलग अलग करके छांट लोगे ना, तो वही पृथक कर लोगे। उसे कहते हैं पृथक। पृथक यानी एक दूसरे को छांटना, अलग करना। ओके, अब नेक्स्ट। ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हों तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा? कल्पना कीजिए, यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। जरूर। क्रियाकलाप 1, पहले पहेली की पढ़ लेते हैं। ठीक है, परंतु पहेली यह जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने की हमें आवश्यकता ही क्यों होती है। अब देखो, पहेली का क्वेश्चन है कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता ही क्यों होती है। खुद सोचो। इसका तो खैर पहेली का तो आंसर आगे मिल जाएगा। आप भी खुद सोचिए आगे पढ़ने से पहले कि हम इन सब चीज़ों पदार्थों की जो पृथक्करण करते हैं वो क्यों आवश्यक होती है। अब आपको मैं कोई चीज़ दे दूँ, चावल के अंदर कंकड़ दे दूँ, तो आप क्या चावल के साथ उसे उबाल के खा लेंगे? नहीं ना। तो आपके सोच में क्या है कि यही कि हम नहीं, चावल के साथ कंकड़ खा लेंगे, हमें पृथक्करण करना ज़रूरी नहीं है। तो कुछ चीज़ों के मामले में कुछ चीज़ों के लिए पृथक्करण करना ज़रूरी है। अब ये और भी चीज़ें बताएगा क्यों ज़रूरी है। ठीक है,
क्रियाकलाप 1, सारणी 5.1 के कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए हैं। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 तथा 3 में दिया गया है। तथापि कॉलम 2 तथा 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। क्या आप प्रत्येक प्रक्रम को उसके उद्देश्य तथा पृथक्कृत अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं? देखिए 5.1 टेबल दे रखा है सारणी। हम पदार्थों के पृथक्करण क्यों करते हैं? ये देखो, इस वाले टेबल को देखने के लिए मैं कह रही हूँ कि हम इसका पृथक्करण क्यों करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, पृथक्करण के प्रक्रम। फिर है सेकंड, उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक्करण करते हैं। फिर है पृथक्करण अवयवों का हम क्या करते हैं। पहले मैंने इसका कलर चेंज कर लूँ, मुझे ना डिफरेंट कलर चाहिए। डन। चावलों से पत्थरों को पृथक करना। पहले मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको। क्यों? दो विभिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। उपयोगी क्या है इसमें? चावल। हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं। ठोस और अवयव जो हमें काम के नहीं होते हैं उनको हम फेंक देते हैं। ठीक है। मक्खन प्राप्त के लिए दूध का मंथन। अब जब तुम मक्खन चाहिए तो ऑब्वियसली बात है दूध में से तो निकलेगा, अब दूध से ही तो बनाओगे। अनुपयोगी अवयव को दूर करना। ठीक है, हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं। गुड। चाय की पत्तियां पृथक करना। हानिकारक अवयव अथवा अशुद्धियों को दूर करना। चाय पत्ती, जब तुम्हें चाय दी जाती है तो क्या तुम चाय पत्ती के साथ गटक जाते हो गट 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 कर करके? नहीं ना। तो हम दोनों अवयव का उपयोग करते हैं। चाय पत्ती का हम उपयोग कैसे कर सकते हैं? कभी कभी पौधे में डाल के, कभी फेंकते भी नहीं है, बहुत तरीके से उपयोग हो जाता है। मतलब जो चाय की जो पत्तियाँ होती हैं बहुत यूज़फुल होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि वो आपके काम के लिए नहीं होती। तो कुछ कुछ जो छांट के हम निकालते हैं, पृथक करके अलग करते हैं, तो हर समय ज़रूरी नहीं होता कि हम उसको फेंक ही देते हैं। कुछ टाइम में वो क्या होती हैं कि हमारी यूज़फुल होती है तो हम उसको इस्तेमाल भी कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया क्लियर। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा उपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के अमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। ये ठोस द्रव्य या गैस भी हो सकते हैं। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिन्हें इनके गुणधर्मों में अत्यधिक विभिन्नता है। फिर 5.1 पृथक्करण की विधियाँ। अब पृथक्करण की विधियाँ क्या क्या हैं, अब आप इसमें ये पढ़ेंगे। हम पदार्थों के पृथक्करण की एक साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग आपने अपने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा। ठीक है, सबसे पहले दैनिक क्रियाकलाप होता है जो डेली एवरीडे जो आप करते रहते हो उसमें आपने किया होगा। ठीक है, पहला क्या है पृथक्करण? हस्त चयन। याद रखिएगा, पहला पृथक्करण हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हस्त चयन। पहला हस्त चयन। अब है देखो क्रियाकलाप 2, दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अन्न कण पाते हैं या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्न कण तथा अन्य खाद्य कण हैं? अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य अन्न कणों को इससे पृथक कीजिए। अब हस्त चयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों के कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। चित्र 5.3, ये है हमारा चित्र 5.3, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, 5.3 देखो हस्तचयन अभी तक जो मैंने तुम्हें पढ़ाया अब समझ में आ रहा होगा तुम्हें। चित्र 5.3 में क्या कह रहा है?
अनाज से पत्थर के टुकड़ों, अनाज से पत्थर के टुकड़ों का हस्तचयन। ठीक है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। देखो, हस्तचयन, चयन यानी होता है चुनाव, उसको चुनाव करना या फिर उसको अलग अलग करना, चयन। ठीक है। हस्त यानी हाथ, हाथों से जो अलग किया जा रहा है उसको हस्तचयन कहा जा रहा है इसमें। ठीक है। हस्तचयन, हस्त यानी हाथ, चयन यानी चुनाव। ठीक है। तो ये हस्तचयन कहलाता है, हाथों से किया जा रहा है। तो इस अगर कुछ पूछ ले हस्तचयन क्या होता है, बोला हाथों से जो चुनाव किया जाता, छांटा जाता है, उससे अलग किया जाता है, वो हस्तचयन की प्रक्रिया होती है। नॉर्मल अपनी भाषा में लिखना जो तुम्हें समझ आता है, ये नहीं कि कुछ भी लिख दो तुम। अब है थ्रेशिंग। आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर देखे होंगे। डंडियों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक ठंडी पर अनकण चिपके होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर चिपके अनकणों की संख्या की कल्पना कीजिए। कृषक अनकणों की डंडियों के इतने डालियों के गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं। आमों तथा अमरूदों को वृक्ष से तोड़ा जा सकता है, परंतु अनकण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होगा। अनकणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है। डंडियों से अनकणों अथवा अनाज को पृथक करने की प्रक्रम को थ्रेशिंग कहते हैं। देखो, थ्रेशिंग किसे कहते हैं, ये वाला पार्ट बना, रुको मैं कोई अच्छा सा कुछ लेती हूँ मैं। थ्रेशिंग गलत हो गया, ये वाला पार्ट पढ़ो। थ्रेशिंग, डंडियों से अनकणों तथा अथवा अनाज को पृथक करने की प्रक्रम को थ्रेशिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अनकणों को पृथक किया जाता है। डंडियों को पीटकर अन्न को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेशिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। चित्र 5.4 में दिखा रहा है कैसे कर रहा है, और कह रहा है कभी कभी ये बैलों की सहायता से भी किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अनकणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेशिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब है निष्पावन। सूखे रेत, क्रियाकलाप 3। सूखे रेत तथा बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए, क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं। क्या दोनों अवयवों के कारणों के माप समान है। क्या हस्तचयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है। अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा उसे ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाएं। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा के कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। क्या होता है, क्या दोनों अवयव रेत एवं बुरादा या सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं। क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है। क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि को निष्पावन कहलाती है। देखो, ये अब हवा के थ्रू दूर किया जा रहा है इसको। निष्पावन को, ठीक है। कंधे पे थोड़ा सा रख दिया और भारी वाला नीचे गिर जाएगा, जो हवा भूसा उसा होगा हवे के मोड़ पे जो जाएगा उससे हवे से वो
दूर जाके गिर जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं? निष्पावन कहते हैं। वायु की झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि को उपयोग हल्के भूसे को भारी अनकणों से पृथक करने के लिए करते हैं। भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अनकण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं और अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है। देखो अब यहाँ पे जो पृथक कर रहे हैं ना, तो उसको फेंक नहीं रहे हैं, या तो उसे जानवरों का चारा बना दे रहे हैं, और कभी कभी ये सब चीज़ ना गोबर के साथ जो उपले होते हैं ना, उसको बनाने में भी यूज़ किया जाता है। मैंने एक गांव में देखा था। अब है चालन। इजी, अपने घर में डेली देखते हो अपनी मम्मी को आटा गूंदने का जब भी टाइम होता है, उससे पहले आटे को चालती ही हैं, तो उसको चालन कहते हैं। इजी, जरूरी नहीं कि सिर्फ एक यही चालने की प्रक्रिया होती है, बहुत सी चीज़ें सीमेंट से भी अलग किया जाता है कभी कभी, और कोई मोटी मतलब जब घर बनता है ना, तो मिट्टियों से बड़े बड़े पत्थर अलग करने के लिए भी चालन का यूज़ किया जाता है। अब पढ़ते हैं हम चालन के बारे में। कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है, कभी कभी नहीं, डेली होती है। हमें इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं? इसके लिए हम चालनी, छन्नी, देखो कुछ लोग चालनी बोलते हैं और कुछ लोग छन्नी बोलते हैं, का उपयोग करते हैं तथा इसमें आटा डालते हैं। 5.6 में तुम्हें दिखा भी रहा है, ठीक है, ये वाला प्रक्रिया 5.6 में। और कह रहा है आटे के छोटे कण चालनी के छिद्र द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ चालनी में ही रह जाती हैं। ऑब्वियस ही बात है, जब तुम आटा चालते हो तो उसमें से तुमने देखा हो अपनी मम्मी को कि उसमें से जो मोटे मोटे परत ऊपर ही रह जाते हैं, और जो आटे का जो बिल्कुल हल्का सा और बिल्कुल बारीक वो होता है पाउडर, वो नीचे आ जाता है। प्राय आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतया गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर डंडियों तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं को दूर किया जाता है। आपने इस प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। 5.7 देखो, ये रहा 5.7। ठीक है। क्रियाकलाप 4, ये कौन सी प्रक्रिया पड़ी थी? चालन, और उससे पहले निष्पावन, फिर हस्तचयन और थ्रेसिंग पढ़ ली हमने, ठीक है। कक्षा में एक चालनी, छन्नी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए। ये आपको क्रियाकलाप करने के लिए कह रहा है कि फिर आप उसको चालिए, फिर देखिए, चॉक पाउडर बनाइए, फिर उसको आटे के साथ मिलाइए, इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चॉक पाउडर तथा आटा पृथक कर सकते हैं? आपको चॉक का पाउडर लेना है, चॉक लीजिएगा, घिस लीजिएगा, और आटा लीजिएगा, दोनों को मिक्स करके ना फिर जल्दी से चालना और देखना कि क्या दोनों के दोनों अलग हो रहे हैं, चॉक अलग हो रहा है और आटा अलग हो रहा है। चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयव जिनकी अमापों में अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है। देखो अमापों में अंतर हो, जैसे कि तुम कोई चीज़ चाल रहे हो, अब तुम चॉक का जब पाउडर बना लोगे और आटे का, तो वो भी चल जाएगा, अलग अलग तो उनके अवयव है नहीं, शेप तो है नहीं, ठीक है। तो ये जो चालने की विधि होती है, या कोई भी चीज़ उनके डिफरेंट साइज पे होता है, ठीक है। अवसादन और निस्तारण तथा निस्यंदन। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियां कैसे पृथक करते हैं? प्राय पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में
जल डालते हैं तब उस पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे मिट्टी व धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती हैं जिससे जल थोड़ा मटियाला हो जाता है। अब सोचिए, बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? क्यों? क्या आपने देखा है कि बर्तन में थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। ठीक है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी जो अवयव होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, उसे अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। आइए अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिसमें अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। 5.8 ठीक है, देख लो। यही सिद्धांत ऐसे द्रव्यों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे दोनों पृथक परतों में बट जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनता है उसमें निरंतरण द्वारा पृथक कर सकते हैं। आइए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? निस्तारण की विधि अपनाइए। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती हैं? अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं? इस प्रक्रम को निस्यंदन फिल्टर करना कहते हैं। चित्र 5.1। अब सोचिए, तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी है? आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नलों से गंदला जल प्राप्त होता है। तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पांकिल हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। आइए अब हम यह देखेंगे कि क्या हम पृथक्करण के कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसी अविल्य अशुद्धियां दूर कर सकते हैं। क्रियाकलाप 5। तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए। यदि यह न मिल सके तो एक गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला दें। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए तथा अपने प्रेक्षणों को लिखिए। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है? ऐसा क्यों हुआ है? इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। इस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेलिए। चित्र 5.8। आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पंक्ति अथवा भूरे रंग का है? अब इसका निस्यंदन कीजिए। क्या चाय वाली छन्नी ने यह कार्य किया? आइए कपड़े की सहायता से जल से निस्यंदन करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े बुने हुए तागों के बीच में छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़ों के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्यंदन के रूप में किया जा सकता है। यदि जल अपंक्ति है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र
द्वारा निस्यंदित कर सकते हैं, जिसमें और भी छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदन होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। चित्र 5.9 में फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है। चित्र 5.10 इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते तथा फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। आपने फिल्टर पत्र देखा होगा, फिल्टर पेपर, ये पानी जब इससे आप डालते हैं ना, तो उसके ऊपर का जो कण होता है, मतलब गंदगी, उसी के ऊपर रह जाती है और इसके अंदर ना छोटे छोटे छेद होते हैं, उससे पानी पास हो जाता है। साधारणतया फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनसे बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पानी बनाने में भी होता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों तथा द्रव्य का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। अब है वाष्पन। क्रियाकलाप 6। बीकर में कुछ जल गर्म कीजिए, जल को उबलने दीजिए। यदि आप निरंतर गर्म करते हैं तो क्या संपूर्ण जल भाप में बदल जाता है तथा अदृश्य हो जाता है। अब दूसरे बीकर के जल में 2 चम्मच नमक डालिए तथा अच्छी तरह हिलाइए। क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? विलोड़ित करने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हो? नमक के जल से बीकर को गर्म कीजिए। चित्र 5.11 जल को उबाल कर उड़ने दीजिए। बीकर में क्या बचता है? देखिए, नमक युक्त जल से भरे बीकर को गर्म करना। ठीक है, इस क्रियाकलाप में अपने मिश्रण को जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया है। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहाँ पर जल होता है, वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। आपके विचार से नमक कहाँ से आता है? समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है। इस ठोस लवण नीचे बच जाता है। चित्र 5.12 तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। अब चलिए हम चित्र देखते हैं 5.12। ये है हमारा 5.12। समुद्र के रेतों में गड्ढा करके पानी डाल दिया है, फिर वही वाष्पित हो जाता है, फिर उसके अंदर का जो नमक जो होता है, नमक के उसमें रह जाता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज़। और यूट्यूब पे तो आप और भी सर्च कर सकते हैं कि कैसे समुद्र से नमक को निकाल के बनाया जाता है। आज के जो टाइम में आपको हर एक चीज़ वीडियो के थ्रू कितनी अच्छे से समझाया जाता है। और मेरी कोशिश रही मैं आपकी पढ़ाई में हर एक चीज़ को अच्छे से दिखाऊं, तो मैं ये कोशिश करूँगी कि आपको और अच्छे से दिखाऊं और अच्छे से वीडियो बना के आपको उस चीज़ को एक्सप्लेन करूं। चलिए जब तक ये पढ़ते हैं। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। प्राय किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का
उपयोग पर्याप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप 7, रेत और नमक का मिश्रण लीजिए। इसे आप कैसे पृथक करेंगे? हमने पहले भी देखा है कि हस्तचयन विधि इसके पृथक करने के लिए व्यवहारिक नहीं होगी। इस मिश्रण को एक बीकर में रखिए तथा इसमें कुछ जल मिलाइए। इसके बाद ये ना एक क्रियाकलाप बता रहा है कि फिर आप कैसे नमक निकाल सकते हैं। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक और रख दीजिए। क्या आप यह देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ रहा है? इससे निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। निस्तारित द्रव में क्या है? क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो आरंभ में मिश्रण में था? अब इस निस्तारित द्रव से नमक व जल को पृथक करना है। इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद करिए। अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली की टोंडी से भाप निकलती देखते हैं? एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी हो। प्लेट को केतली की टोंडी के ठीक ऊपर पकड़िए, जैसा कि चित्र 5.13 में दर्शाया गया है। इस वाले चित्र की बात करिए। देखो आप क्या देखते हैं? केतली के सारे जल को भाप में बदलने दीजिए। जब आप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती हैं तो वह संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद होकर नीचे गिरने वाली यह जल संघनन द्वारा भाप बना है। जल वाष्पत से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को देखा है? जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली में पीछे क्या छूट जाता है? इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन तथा संघनन विधियों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक किया है। पहली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था। फिर उनसे क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उसने यह पाया कि वह तो फिर केतली के पीछे क्या छूट जाता है। इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्प तथा संघनन विधियों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक किया है। पहली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या। उनसे नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था। फिर उनसे क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधियों द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उनसे वह पाया कि वह तो लिए गए नमक के केवल थोड़े भाग की ही पुनः प्राप्ति कर पाई है। उससे कहाँ त्रुटियां हुई होगी? अब कह रहा है कि अब उससे कहाँ गलतियां हुई होंगी। ठीक है, तब देखना है, चेक करना है आपको, करिए। क्या जल किसी पदार्थ में कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? अध्याय 4 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलय बनाते हैं, तब हम उन पदार्थों को जल में विलयी कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा?
क्रियाकलाप 8। इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, 1 चम्मच नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए, 1 चम्मच नमक इसमें डालकर तब एक विलोड़ित कीजिए जब तक कि यह पूरी तरह से घुल ना जाए। चित्र 5.14। ये रहा 5.14, नमक को डाला है पानी के अंदर, फिर इसको अच्छे से घोल रहा है। तब तक घोलना जब तक कि अच्छे से मिश्रित ना हो जाए। अब फिर 1 चम्मच नमक डालिए और भली भांति विलोड़ित कीजिए। इसी प्रकार 1 चम्मच करके नमक मिलाते तथा विलोड़ित करते जाइए। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि अविलेय नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है? यदि हाँ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। यह एक संकेत है कि जो यह बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ। तब पहेली ने रेत में अधिक मात्रा में मिले नमक को पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा में बहुत अधिक थी। अविलेय नमक रेत के साथ मिला रह गया, जिससे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती थी। कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? आइए हम पहेली की सहायता की प्रयास करें। क्रियाकलाप 9। बीकर में कुछ जल लीजिए तथा उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि इसमें और नमक ना घुल सके। इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। कैसी हूँ, इतनी बड़ी हो गई, संतृप्त नहीं बोल पा रही, संतृप्त। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। आप क्या पाते हैं? बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ? क्या अब यह घुल गया है? यदि हाँ, तो क्या इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है? आप ऐसे एक बार ट्राई करना घर में, ठीक है, पर सावधानी से। इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए, क्योंकि इसमें गैस का भी तो इस्तेमाल करोगे ना आप, तो मुझे नहीं लगता कि आप 6ठी क्लास के बच्चों को गैस का इस्तेमाल करना भी चाहिए। मोस्टली ये जो प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, आपके स्कूल में साइंस लैब में टीचर्स करवाती हैं। हमारे टीचर्स ने तो करवाया था, अदर स्कूल का तो नहीं पता, लेकिन 100 में से 99% होता है कि सारे प्रैक्टिकल्स टीचर्स करवाते हैं अपने नज़रों में रह के, ठीक है। अगर नहीं करवाते तो एक बार अपने टीचर से बोलना कि मैम प्लीज़, रिक्वेस्ट कर देना यार, किसी चीज़ को सीखने के लिए क्या जाता है। चलिए पढ़ते हैं। इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठता दिखाई देता है? यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। क्या जल में विभिन्न विलेय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? आइए पता लगाते हैं। देखो, ये तो ट्राई करना, लेकिन मैं भी कोशिश करूँगी ना आपके लिए एक ऐसा वीडियो बनाऊँ जिसके अंदर ये सारे प्रैक्टिकल्स करके मैं तुम्हें दिखाऊँ, ठीक है। तो आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, मैं मोटिवेट होंगी, मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, इसका मतलब मैं पढ़ा रही हूँ अच्छा, तो मैं करने की कोशिश करूँगी। आगे वैसे आपकी मर्ज़ी, और कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी पढ़ाई कैसी लग रही है, या नहीं बताना तो आपको कोई डाउट्स है वो क्लियर करने के लिए भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप कमेंट के थ्रू। क्रियाकलाप 10। 2 गिलास लीजिए और प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए। 1 गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए। तब तक विलोड़ित कीजिए जब तक कि वह घुल ना जाए। 1-1 चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते जाइए। नमक के चमचों की संख्या जो कि घोली गई है सारणी 5.2 में लिखिए। ये आपको एक टेबल बना के दे दिया है, इसमें आपको करने के लिए कह रहा है कार्य कि आप इस क्रियाकलाप को करिए। एक तो ये झंझट है, बारंबार दिखाओ कुछ और आ कुछ और जाता है।
ये देखो अपनी मर्जी चलाएगा। ये सारणी है, इसके अंदर करना है आपको। ये प्रैक्टिकल जैसे जैसे करोगे तो आपको उसमें लिखते जाना है, ठीक है। पदार्थ, नमक और चीनी, जल में घुलने वाले पदार्थ की मात्रा कितनी थी और कैसी थी, कब तक घुलते घुलते रही, कितना था, ठीक है। क्वांटिटी कितनी मतलब पानी कितने लीटर लिया था आपने, सब कुछ करना प्रैक्टिकल। और मैं कोशिश करूँगी मैं ये सारे प्रैक्टिकल्स की भी वीडियो आप तक पहुँचा सकूँ अच्छे से, जिससे आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आए। कोशिश तो मेरी यही रहेगी। इस क्रियाकलाप को चीनी से दोहराइए। आप इसको जल में विलय अन्य पदार्थों से भी दोहरा सकते हैं। सारणी 5.2 से आप क्या जानकारी प्राप्त करते हैं? क्या आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों की विभिन्न मात्रा को घोलता है? हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की है। इस अध्ययन से प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी किया जाता है। हमने यह भी सीखा है कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ ना घुल सके तो यह संतृप्त विलयन कहलाता है। प्रमुख शब्द जैसे हम हर चैप्टर में पढ़ते आए हुए हैं, मंथन, संकलन, निस्तारण, वाष्पन, निश्चंदन, हस्तचयन, ये सब हमने पढ़ा है। अब हमारी बारी आती है इसके क्वेश्चन आंसर्स की करने की। तो आई होप जो आपने भी पढ़ा है बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा तो आप इसको रिवाइंड करके पढ़िए, कोशिश करिए। ये सारे क्वेश्चंस हैं। हमें किस मिश्रण में विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है, 2 उदाहरण दीजिए। ये सारे क्वेश्चंस हैं। मैं आपको अपने PDF के थ्रू इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बताती हूँ, ठीक है। ये रहा हमारा PDF, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस आंसर्स यहाँ पर हैं। अगर आपको अपने स्कूल से होमवर्क मिला, कुछ भी मिला है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन समझ के करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या था उधर, हमें मिश्रण के विभिन्न घटकों को अलग करने की आवश्यकता क्यों है, 2 उदाहरण दीजिए। तो पहला उत्तर है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक साथ मिलते हैं तो वे मिश्रण बनाते हैं। ठीक है, मिश्रण हम इसको कर रहे हैं कंप्लीट, ठीक है। पहले जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक साथ मिलते हैं तो वे मिश्रण बनाते हैं। मिश्रण के घटकों को अलग कर देना चाहिए क्योंकि कुछ घटक उपयोगी नहीं हो सकते हैं या मिश्रण के उपयोगी घटक को खराब कर सकते हैं। उदाहरण, चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को छलनी से तरल पदार्थ से अलग कर लिया जाता है। और दूसरा, गेहूँ, चावल या दाल से हाथ से पृथक्करण के टुकड़े को निकाल दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट। मुझे डर है कि कहीं मैं अपने यहाँ यही ना बंद कर दूँ गलती से। डर था ही। कोई बात नहीं, कुछ भी आ जाए, समझ आना चाहिए। विनोइंग क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? उत्तर, मिश्रण से घटकों को अलग करने की विधि को विनोइंग कहा जाता है। इस विधि में मिश्रण के भारी और हल्के घटकों को हवा द्वारा या हवा के झोंके द्वारा अलग किया जाता है। इस विधि को किसान अनाज के भारी बीजों से हल्के भूसे के कणों को अलग करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब है थर्ड, खाना पकाने से पहले आप दालों के दिए गए नमूने से भूसी या गंदगी के कणों को कैसे अलग करेंगे? उत्तर, दालों से भूसी और गंदगी के कणों को विनोइंग द्वारा अलग किया जाता है। ओके, फोर्थ, छानना क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? छानना एक ऐसी विधि है जिसमें बारीक कणों को छलनी में छेद करके छान लिया जाता है, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ छलनी पर ही रह जाती हैं। गेहूं को पीसने से पहले उसमें से भूसी और
पत्थर जैसे अशुद्धियों को अलग करने के लिए आटा चक्की में छानने का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग निर्माण स्थलों में रेत से कंकड़ पत्थर अलग करने के लिए भी किया जा सकता है। अगर मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ तो आपको जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना, आप वीडियो को स्लो करके भी पढ़ सकते हैं, ओके। क्योंकि मुझे भी अपना पढ़ना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। आप रेत और पानी और उनके मिश्रण कैसे अलग करेंगे? रेत और पानी को उनके मिश्रण से निम्नलिखित चरणों द्वारा अलग किया जाता है। देखो अभी हाथ से आ गया ये पूरा, शिट ये PDF मेरा गलत हो गया है, इसे भी पढ़ना कैसे भी करके। अब मिश्रण को बिना किसी गड़बड़ी के खड़ा रहने दिया जाता है। अब रेत के नीचे बैठ जाती है। तली में रेत प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे पानी को दूसरे कंटेनर में डालें, ओके। सिक्स्थ, क्या गेहूं के आटे मिश्रित चीनी को अलग करना संभव है? यदि हाँ तो आप कैसे करेंगे? उत्तर, हाँ, गेहूं के आटे में मिश्रित चीनी के निम्नलिखित विधियों से अलग करना संभव है। पानी में चीनी और गेहूं का आटा मिलाइए, चीनी को घुलने देने के लिए घोल को हिलाइए। अब मिश्रण को छान लें। छानने में चीनी का घोल होता है और अवशेष गेहूं का आटा होगा। 7th, आप गंदे पानी के नमूने से साफ पानी कैसे प्राप्त करेंगे? फिल्टर पेपर का पढ़ा था अभी आपने। गंदे पानी से साफ पानी प्राप्त करने की निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। गंदे पानी को खड़ा रहने दें। कीचड़ पानी में नीचे बैठ जाता है। धीरे धीरे पानी को दूसरे कंटेनर में डालें, ठीक है। और अब तो घरों में आर ओ भी लगे रहते हैं, फिल्टर्स लगे रहते हैं, और कुछ चीज़ें हम फिल्टर पेपर से स्कूलों में प्रैक्टिकल के लिए भी दिखाया जाता है। हम सीधे ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, ये वाला पार्ट, ओके। धान के बीज को, ये तुम्हारा रिक्त स्थान है, ठीक है। धान के बीज को उसके डंठल से अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। जब उबलने के बाद ठंडा हुआ दूध कपड़े के टुकड़े डाला जाता है तो दूध के क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया को निष्पादन कहते हैं। वाष्पीकरण नमक की प्रक्रिया को कहा जाता है, जो वाष्प होकर निकलता है, ठीक है। और इसमें है निस्तारण। जब गंदे पानी को रात भर बाल्टी में रखा जाता है तो जो भारी जो चीज़ होती है वो नीचे जाके इकट्ठी हो जाती है, जम जाती है, अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं। फिर उसके ऊपर साफ पानी डाला जाता है। इस उदाहरण के पृथक्करण के प्रक्रिया को निस्तारण कहा जाता है। अब देखो सच या झूठ। गलती से वीडियो मेरी स्किप हो गई, दूसरी बनानी पड़ेगी। अब सच या झूठ, सच या झूठ। अब हम यहाँ से क्वेश्चन पढ़ेंगे। दूध और पानी के मिश्रण को छानकर अलग किया जा सकता है। गलत। दूध और पानी में से कैसे अलग कर पाओगे? नहीं ना, मिक्स ही हो जाता है वो पूरा, पता भी नहीं चलेगा क्या दूध था क्या पानी था। पीसे हुए नमक और चीनी के मिश्रण को विनोइंग प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है। गलत, बिल्कुल नहीं। जब मिश्रण विनोइंग ही हो जाएगा तो कैसे अलग कर पाओगे? चाय से चीनी को छान कर अलग किया जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि चाय में तो चीनी पूरी घुल जाती है, कैसे अलग कर पाओगे? अनाज और भूसी को निस्तारण की प्रक्रिया से अलग किया जा सकता है, और निस्तारण नहीं होता, थ्रेसिंग होता है। गलत है। 10, पानी में नींबू का रस और चीनी मिलाकर तैयार किया जाता है। इससे ठंडा करके बर्फ डालना चाहेंगे। क्या आपको नींबू पानी में चीनी घोलने से पहले या बाद में बर्फ मिलानी चाहिए? किस विधि में अधिक चीनी घोलना संभव होगा? उत्तर, नींबू पानी में चीनी घोलकर बर्फ मिलानी चाहिए। बर्फ डालने से पहले अधिक चीनी मिलाना संभव है। जब तुम बर्फ मिलाने के बाद चीनी मिलाओगे ना तो वो बिल्कुल भी नहीं, जल्दी से नहीं होगी, मिश्रित होगी। आई होप आपको समझ आया होगा। मेरी कोशिश तो कोशिश यही है कि आपको जितना समझ में है कोशिश आप करना कि और अच्छे से पढ़ें। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।